अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ बहुत दिनों के बाद हरी मोहन जी हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। थैंक यू सो मच सर। वॉर का एक तो फायदा हुआ कि कम से कम आपको हम चैनल पे दोबारा ले आए, वरना तो आप गायब हो गए थे और आपने कहा कोई जंग होगी तभी आऊंगा। तो हमने कहा ईरान है और चलो इसराइल में लड़वा देते हैं कुछ। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर, ये जो वॉर स्टार्ट हो गई है और उसके बाद गल्फ कंट्रीज के ऊपर बेतहाशा अटैक किए ईरान ने, तो क्या यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई अमेरिका की? उसको लगा कि एक आध अटैक होगा, ईरान आराम से बैठ जाएगा, लेकिन ईरान ने, जिसे कहते हैं ना, जितनी भी ताकत थी थोड़ी बहुत, वो पूरे में उन्होंने जो है वो दिखा दी अपनी। मैं हुमायूनी साहब के फेवर में नहीं हूँ, मैं मुझे नहीं लगता था कि वो सही अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया वो भी कई लोगों को सही नहीं लगा। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये वॉर कहीं रुकेगी? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? और ईरान तो कहता है जी हम तो सीज फायर भी नहीं करेंगे। आरजू जी, रियलिटी ये है, आपके पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ दो कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइनली वेस्ट की पावर को और वेस्ट की टेक्नोलॉजी को और वेस्ट के थॉट प्रोसेस को समझा है। उनमें एक कंट्री जो है जो इस तरीके का है, उसका नाम है ईरान, जो वेस्ट के सामने नहीं झुका। चाहे वो शाह के टाइम का हुआ जिसमें उसने साफ मना कर दिया था कि तुम्हें तेल नहीं दूंगा, और शाह के बाद जो टाइम, वो दूसरा जो कंट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, वो है क्या कहते हैं, टर्की, जिसने वेस्ट की ताकत को पहचान लिया और वेस्ट की ताकत को पहचान कर उसने साफ तौर पर उसके सामने सरेंडर कर दिया। बाकी आपके पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आप एक कंट्री ऐसी नहीं बता पाएंगे जिसको आप ये कह सकें कि देखो भाई, सीधी सी बात ये है, उसके पास एक स्ट्रेटेजी है, इस तरीके की स्ट्रेटेजी है कि वो उनको हैंडल कर सके। अब ईरान के पास एक वॉर कैपेसिटी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वॉर कैपेसिटी किस तरीके से, मतलब देखिए, वॉर कभी भी हथियारों से नहीं लड़ी जाती। और जो ये बकवास करते हैं कि वॉर हौसले से लड़ी जाती है, हौसला एक लेवल तक ठीक है, लेकिन जब उस हौसले के सामने रिसोर्सेस खड़े होते हैं और एक लड़ाई जो है वो लंबी चलती है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, तो उसमें आपके पास हौसले से ज्यादा आपके पास एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज और अकॉर्डिंग टू द यू कैन से कैपेसिटी ऑफ योर एनिमी। ईरान के अलावा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी किसी के पास नहीं थी। पाकिस्तान ने तो सीधी सी बात यह है, इंडिया को हराने के लिए, इंडिया को नीचा दिखाने के लिए दुनिया के सभी देशों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ समझा। और ये आपके हामिद गुल साहब के स्टेटमेंट में साफ नजर आता है कि हमने, दुनिया जब इतिहास लिखेगी तो यूएसएसआर को हमने अमेरिका की मदद से हराया और अमेरिका को अमेरिका की मदद से हराया, फिर चाइना की मदद से, और जो भी कहानियां आप लिखी, आपको ऐसा लग, और ये रियलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ये काउंट नहीं कर पा रहे कि आप लोगों की कमी क्या है। लेकिन ईरान को देखिए, ईरान ने जब तक सद्दाम, यानी जब तक ईरान की रियल स्ट्रेंथ को यूरोप अमेरिका ने पहचाना और सद्दाम हुसैन से लेकर जितनी भी पावर्स थी, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन किए रखा, तब तक उस पूरे इलाके में भले ही डिक्टेटर्स नजर आ रहे थे, लेकिन उन डिक्टेटर्स को अमेरिका चेक एंड बैलेंस की फॉर्म में मैनेज कर पा रहा। और सोचकर देखिए, ईरान की उस स्ट्रेंथ को अमेरिकन पावर्स भी, जो 2000 के बाद वाले स्ट्रेटेजिस्ट थे, ये भी समझ पाने में कैपेबल नहीं थे। और नतीजा ये था, उन्होंने सबसे बड़ी गलती अगर कोई की तो इराक से सद्दाम हुसैन को हटाने की। सोचकर देखिए, सद्दाम हुसैन या उसका बेटा या जो भी सक्सेसर डिक्टेटर की फॉर्म में अगर बैठे रहते, तो वो कभी भी ईरान को आगे बढ़ने नहीं देते। यानी अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो सारे के सारे ईरान की स्ट्रेंथ को, कैपेसिटी को समझ पाने में कैपेबल नहीं थे। और उसी का नतीजा ये निकल के आया कि आज के दिन जो ईरान के सामने अमेरिका की टांगे कांप रही, या अमेरिका और इजराइल दोनों एक तरीके से फंसे हुए हैं,
और यहां से निकल पाने की कैपेसिटी इनमें नजर नहीं आ रही। ट्रंप रोज कुछ ना कुछ उटपटांग बयान दे देता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि ईरान से किसी भी तरीके का बीच का रास्ता निकाले। पुतिन तक से अगर डायलॉग करने के या बातचीत करने के बाद, या मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है बीच में खबर आई थी कि बातचीत हुई और कॉल हुई, ट्रंप के पास या इजराइल के पास एक स्ट्रेटेजी है कि मुझे लड़ते रहना है, मुझे लड़ते जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ट्रंप के पास स्ट्रेटेजी नहीं बची कि इस ईरान वॉर से निकलने का क्या उसके पास एग्जिट प्लान है, और उसके पास ये स्ट्रेटेजी नहीं बची कि अगर वो ईरान से लड़ते हुए अपनी ताकत खत्म कर देगा तो जब चाइना ताइवान पे अटैक करेगा तो ऐसी सिचुएशन में चाइना को रोकने के लिए अमेरिका के पास क्या स्ट्रेटेजी है। और इससे बड़ा बेवकूफाना प्लान क्या हो सकता है कि साउथ कोरिया के अंदर जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा था उसकी बैटरीज तक निकाल रहे हैं। मतलब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि ये सारा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ईरान वालों ने एक बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंटेड स्ट्रेटेजी बनाई। पिछले साल भी जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उस 12 दिन की लड़ाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स हुआ ईरान और इजराइल के बीच। शायद वेस्टर्न कंट्रीज को लगा और शायद ईरान ने जानबूझकर ये दिखाया कि मेरी जो मिसाइल्स हैं वो आपके रेडार्स की रेंज में आएंगी, रेडार्स उन्हें पकड़ लेंगे। ईरान ने 300 मिसाइलें इजराइल के ऊपर छोड़ी, एक भी मिसाइल ईरान के ऊपर जिंदा नहीं गिरी, एक खोखा पहुंच पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल की ये एक मिस कैलकुलेशन थी और जानबूझकर ईरान ने वो मिस कैलकुलेशन करवाई कि आप वो मिस कैलकुलेट करें और एक बार मेरे चंगुल में आके फंसे और फिर मैं अपनी ताकत दिखाऊं कि तुम लोगों के पास जो ताकत है उसमें और मेरे में क्या फर्क है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले दिन अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से और अपना जो भी इनका इंटेलिजेंस सिस्टम था उनकी हेल्प से उन्होंने पहले दिन ईरान को बहुत स्ट्रांग डैमेज किया। लेकिन मुझे एक चीज अभी तक समझ में नहीं आई कि अल्टीमेटली उन्होंने स्ट्रांग डैमेज करके, प्रॉब्लम ये थी हमारे यहाँ एक डेमन राक्षस था जिसका नाम शायद अगर महिषासुर था, क्या था मुझे याद नहीं। उसको अगर आप देखेंगे तो उसके बारे में एक बात कही जाती थी कि उसके खून की अगर एक बूंद भी जमीन पर पड़ेगी तो उसके बहुत सारे राक्षस उस हर खून की बूंद से निकल के आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि खून की बूंद जमीन पर पड़ी और राक्षस निकल कर आ गए। इसका मतलब ये था कि खामेनेई नाम का जो डेमन, जिसे आप कुछ भी कहें, डेमन कहें, डेविल कहें, कुछ भी कहें, वो मारने के बाद असलियत में उसकी डेड बॉडी के नाम पर या उसके इमोशनली जुड़े हुए उसके जो आइडियोलॉजिकल जो सक्सेसर्स थे, अब असलियत में वो सारे आजाद हो गए। वो सारे इस हद तक आजाद हो चुके हैं कि अब इस पूरे इलाके के अंदर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाइयां लड़नी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज से अमेरिका ईरान से हमेशा से डरता रहा वो थी हॉर्मूज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका की स्ट्रेटेजी। असलियत में उसी वजह से अमेरिका डर रहा था और जिसका डर था वही हुआ। आज के दिन ईरान जो है वो एक लीड, मतलब वो दावा ठोक पा रहा है कि एक बूंद तेल भी मैं हॉर्मूज स्ट्रेट से नहीं जाने दूंगा। और इसके अंदर रियलिटी ये है कि अमेरिका पूरे तरीके से फेल हुआ और ईरान पूरे तरीके से पास हुआ। नतीजा आपके सामने है कि दुनिया के अंदर तेल के रेट अभी बढ़ना शुरू हो चुके हैं और ईरान दावा कर रहा है कि $200 पर बैरल क्रॉस करवाऊंगा। आप आरजू जी इतना समझ लीजिए, $200 पर बैरल क्रॉस करने का मतलब क्या है। और शायद वो ईरान की जगह ईरान के जो प्रॉक्सीज या यूं कहें कि वो जो उनकी कुछ फोर्सेस होती हैं वो सारी की सारी खड़ी हो गई। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए वो सारी फोर्सेस अब छोटे छोटे कबीलों की फॉर्म में बिल्कुल वैसे ही लड़ेंगी जैसे तालिबान में लड़ रही थी। और सोचकर देखिए, जिस रशिया को यूक्रेन के अंदर उलझाया और जिस चाइना को ताइवान के नाम पे डराया, वो रशिया और चाइना दोनों के दोनों ईरान के पीछे आकर खड़े हो गए। और ईरान की खामेनेई रजीम को भले ही सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे वो बात की बात है,
अब वो जो प्रॉक्सीज जो कबीलों की फॉर्म में या छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म में लड़ेंगे, उनको अब सप्लाई करनी है बस। यानी जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में लड़ते लड़ते थक गया, हारने लगा और हाफने लगा, लेकिन यूक्रेन वॉर से दुनिया की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इतना असर नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी से अब यहाँ के इस वॉर से डैमेज होने लग गया और अब अमेरिका इस लड़ाई से निकल नहीं सकता। और यही तो ईरान चाहता था। और ईरान अगर ये चाहता था तो आप अंदाजा लगा कर देखिए, अपनी पूरी लाइन मैंने शुरू कहां से की थी कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में दो देश थे, एक टर्की जिसने वेस्ट की पावर को समझा और जाके उनके साथ खड़ा हो गया। आजकल ये आपका जो अर्दोगान है, ये जो भी कर रहा हो, ये बेवकूफी कर रहा है और टर्की को मिसगाइड कर रहा है और कुछ भी नहीं। टर्की बर्बादी के अलावा कहीं नहीं जाएगा। हालांकि उसके पास ऑप्शन भी नहीं बचा था, क्योंकि यूरोप भी उतनी ताकतवर नहीं, उतनी बड़ी पावर नहीं बची। लेकिन टर्की ने रियलिटी के अंदर वेस्ट की पावर को समझा और अगले जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो भी टाइम था, बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर में निकाला। और ईरान ने अपनी ताकत को समझा और वो जानता था कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नस कौन सी दबानी है और अमेरिका को कहां पर कमजोर करे रखना। और अमेरिका उसको मिसकैलकुलेट कर गई कि अमेरिका कैसे भी करके फेस टू फेस वॉर में आ जाए। दुनिया ये कैलकुलेट कर रही थी कि ईरान नहीं लड़ेगा, ईरान नहीं लड़ेगा। और मैं पहले से मैं काफी टाइम से कहता आ रहा था कि ईरान एक ऐसी न्यूसेंस है जिसे अमेरिका ना तो निगल पा रहा ना निकाल पा रहा। वो गले की हड्डी बन चुकी है वो न्यूसेंस। साउथ लेकिन कोरिया से प्रॉब्लम नहीं है जी। एक चीज और रिमोन जी, यहाँ पे ये बात भी कई लोग कर रहे होते हैं कि इस वक्त गल्फ कंट्रीज भी यही चाह रही हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका को टफ टाइम दे और इनकी जो बेसिस बनी हुई हैं अमेरिका की जिन कंट्रीज के अंदर, वो वहां से हटा ली जाए। तो अभी आप अगर रिसेंटली देखें तो जो डिमांड आई है ईरान की तरफ से, उसमें ये भी है, वो कह रहे हैं भाई हटाओ अपने जो तुम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रखी है गल्फ कंट्रीज से। देखिए, गल्फ कंट्रीज का तो जो आज के दिन जियो पॉलिटिक्स है, उसमें सिर्फ एक चीज मुझे बता दीजिए। गल्फ कंट्रीज की पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी, और अमेरिका ने बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में से किया था, ब्रिटेन करके गया था, कि सभी गल्फ कंट्रीज के अंदर रॉयल फैमिलीज का रूल है। और ईरान एक ऐसी रजीम है जो शियाइट है, पहली बात। इस्लाम के नाम पर अपने आप को बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट करता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट करता है। इजराइल से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत रखने का दावा करता है कि ये दिखाता है कि देखो इजराइल से मैं ही लड़ रहा हूं। तो अल्टीमेटली जितने भी गल्फ कंट्रीज की जो रूलिंग क्लासेस हैं, जो रूलिंग क्लास है, वो ईरान को ताकतवर नहीं देख सकती। लेकिन वो ईरान को ताकतवर नहीं देख सकती, वो सच्चाई है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है, या दूसरा पहलू ये है, कि प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो ज्यादा दिन तक ईरान के साथ लड़ाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ऑयल इकोनॉमी है और ऑयल इकोनॉमी उस हरमूज स्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है और हरमूज स्ट्रेट के ऊपर ईरान का कंट्रोल है। और प्रॉब्लम यही है कि उनके लिए भी आगे कुआं पीछे खाई है। जब तक अमेरिका रहेगा, तेल बिकवा बिकवा के जो पैसा ये लोग कमाएंगे उसे वो अमेरिका खा जाएगा। और अगर अमेरिका नहीं है तो उस पैसे को ईरान, उस पावर को ईरान खा जाएगा। प्रॉब्लम गल्फ कंट्रीज के साथ ये है, इसलिए वो ईरान को अमेरिका से बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन इस लड़ाई को लंबा नहीं लड़ना चाहते। यानी अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अमेरिका यहां से चला जाए तो एक जो पावर वैक्यूम होगा उसे कौन भरेगा, इसका जवाब जब तक नहीं है तब तक अमेरिका के जाने भेजने की वो सोच भी नहीं सकते। और अगर अमेरिका यहां रहता है और ईरान का डर दिखाई रहता है तो वो थोड़े बहुत $बिलियन देके अमेरिका को सेटिस्फाई किए रखते हैं। लेकिन अमेरिका से ये भी नहीं चाहेंगे कि ईरान से स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली लड़ाई ऐसी हो कि ईरान असलियत में इनके ऊपर बम बरसाना शुरू कर दे। मुझे एक बात बताइए, क्या यूएई बर्दाश्त कर पाएगा कि एक मिसाइल बुर्ज खलीफा पे लग जाए? क्या सऊदी अरेबिया आरामको या रियाद के ऊपर हमले बर्दाश्त कर पा रहा है क्या? जॉर्डन से लेकर जितनी भी कंट्रीज है, ओमान तक, क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे?
बेरूत वगैरह जितनी भी आपकी कंट्रीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इस जियो पॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्सिटी को आप समझिए कि एक तरफ कौन है, एक तरफ अमेरिका है जो बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है, और दूसरी तरफ ईरान है, मतलब एक तरफ अमेरिका इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहा है, दूसरा ईरान है जो इफेक्टिवली डरा रहा है। और इस बैलेंस, कॉम्प्लेक्स बैलेंस को मेंटेन किए रखना हर किसी की कोशिश थी। अब लड़ाई का मतलब उस कॉम्प्लेक्स बैलेंस के अंदर, दो पार्टों के अंदर ये अरब कंट्रीज फंस गए हैं। अब कहते हैं बस निकाल, बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, वो बैलेंस बिगड़ रहा है, वो बैलेंस कैसे मेंटेन होगा ये नहीं पता। जी बिल्कुल सर, गल्फ कंट्रीज की तो खैर काफी हालत खराब है, लेकिन हमने सर एक डिफेंस पैक्ट किया था सऊदीया के साथ। उस जमाने में बिल्कुल अमन शांति थी और हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ होगा, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। हमने कुछ बातचीत करके कर लिया, हमें क्या पता था ईरान अटैक कर देगा। अब ईरान से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि जी आप सऊदी अरेबिया पे अटैक ना करें, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। और साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर किसी की जमीन इस्तेमाल हुई मतलब ईरान के खिलाफ, तो उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो अब आपको क्या लग रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना कि अब जो है वो किधर को जो है वो चल रही है हवा? मेरी बड़ी तमन्ना है कि वो जो हामिद गुल जी हैं वो एक बार दोबारा किसी पॉडकास्ट में बैठे और सर उनकी वो तो जो डेथ हो गई काफी साल पहले, आपने पुराना देखा होगा तो उनका। नहीं, जो अब वो दोबारा बैठे, मतलब उनकी आत्मा रूह ऊपर से आए जन्नत में, वो 72 रूरों के बीच में कहीं पर घूम रही होगी, वहां से उसे भेजे, वो 72 रूरे भेजे कि जा एक जवाब दे के आ, कि जब तुमने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली थी बेवकूफ बनाने की, तो वो वाली स्ट्रेटेजी अब कहाँ है। इस प्रॉब्लम को समझिए कि हमारे यहाँ कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप बार बार किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, लेकिन एक दूसरा पार्ट ये होता है कि एक इंसान अगर दूसरी बार भी बेवकूफ बनने आ गया है, तो इसका मतलब बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ आप हैं। आरजू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर कोई इंसान आपसे, आपको लगता है वो आपने उसे बेवकूफ बना दिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो दोबारा आपके पास आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी, आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या सच में आपने उससे जो फायदा लिया, क्या उसको उसकी कीमत के फॉर्म में या उसके रिटर्न में कहीं ज्यादा तो नहीं मिल गया। पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं। आज नतीजा ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को भले ही, सोवियत यूनियन को भले ही भगा दिया, दैट वाज अ गुड स्टेप, लेकिन अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करके उसे अमेरिका से डील करने की जगह, मतलब अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करके अमेरिका से डॉलर लेने की जगह उसे अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करके एक अच्छा पड़ोसी बनाने की कोशिश करनी थी। लेकिन हुआ क्या, वो अच्छा पड़ोसी बनने की जगह आपने उन्हें क्या किया, डिस्टेबलाइज करके अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए, जो आपके पाकिस्तान में इस्तेमाल होने की जगह उन आपके जो भी XYZ ऑफिसर्स रहे होंगे, उन्होंने उस पैसे को यूरोप के अंदर इन्वेस्ट किया। आज हालत क्या, आज हालत यह है कि अफगानिस्तान को इंडिया ने कुछ नहीं कहा, इंडिया ने नहीं, किसी ने भी समझा दिया होगा, इंडिया वाले इन चीजों में नहीं पड़ते, किसी ने भी एक चीज अफगानिस्तानी और खासकर तालिबानियों को समझाई होगी कि यार तुम्हें तो पागल बना दिया, कि यार तुम्हारी डिस्टेबलाइज होने का है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन कौन है, पाकिस्तान। और उससे बड़ी बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, मुशर्रफ जैसा बंदा ये अपनी बुक में कैसे लिख सकता है कि हम अमेरिकन से डील करते थे और पाकिस्तानियों को ले जाके मरवा देते थे और उसमें फायदा का मतलब हमारे को डॉलर मिल जाते थे। ऐसी एक बुक में लिखा है ना, 3,000 के करीब उसने मेंशन किया है। अब ये चीज अगर तालिबानियों को बताई जाए कि वो सारे पठान थे, तो आप सोच कर देखिए, अब तालिबानी किसी को दिखाना है तो वो पठान ही तो दिखेगा। और ये चीज लिखने की नहीं होती, लेकिन वो बंदा लिख रहा है। इसका मतलब ये कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी वो सामने वाले को बेवकूफ बनाने की थी, और जब आप किताब में लिख रहे हैं तो उसको ये जता रहे हैं कि हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रॉब्लम सर, मैं प्रॉब्लम जी, मैंने एक इंटरव्यू देखा था जनरल परवेज मुशर्रफ का, मैं आपको ढूंढ ढांड के भेजूंगी, किसी इंटरनेशनल मीडिया को दिया था। तो उन्होंने उसमें कोई चीज पूछी कि वो फलानी पॉलिसी जो आपकी है तो वो आपको क्यों पसंद थी, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पसंद है। उन्होंने कहा आपने अपनी बुक में लिखा है।
कि आपको पसंद है, तो उनको तो यही नहीं पता था उन्होंने बुक में लिखा क्या है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो बुक उन्होंने खुद लिखी थी। जी। अब जी किसी ने भी लिखी और उसे नहीं पढ़ी, नाम उस पर मुशर्रफ का था तो मुशर्रफ की मानी जाएगी, आज बिल्कुल से ऐसे ही 20 साल बाद, 50 साल बाद भी। ये डेफिनेटली। रियलिटी। अब किसने लिखी उससे मतलब नहीं है। अब बाबरनामा बाबर नहीं लिखी थी इसकी तो गारंटी थोड़ा ना है। हम्म। अकबर ना और जो हुमायूं नामा से लेकर जितनी भी किताबें किस किसने लिखी है उसकी गारंटी नहीं है, उनके असिस्टेंट्स वगैरह ने 2-4 लाइनें लिख दी होंगी। अब आप इस चीज को समझिए कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अमेरिका से डील किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। अब प्रॉब्लम, और उससे अमेरिका को जो फायदा हुआ वो अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बताया, लेकिन पाकिस्तान को जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले उससे पाकिस्तान जरूर खुश हो गया। और पाकिस्तान की ये हैबिट बनी। अमेरिका ने पाकिस्तान को सिखाया नहीं, लेसन्स नहीं दिए, बस यूज किया और थ्रो कर दिया। अब पाकिस्तान को वही आदत थी जो सितंबर में आप एग्रीमेंट करके आए सऊदी अरेबिया से। आप सोचकर देखिए, यहां स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए थी कि आपको बैलेंस बनाना है, आप बैलेंस बना ही नहीं रहे, आपको तो डॉलर चाहिए। जबकि 2024 के अंदर जब इतनी सी बात ये है आपको कि आपकी कंट्री के स्ट्रेटेजिस्ट को क्यों नहीं समझ में आ रही, 2024 में एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स हुआ था आपके और ईरान के बीच में। उसके बाद जो उनके प्रेसिडेंट थे वो भले ही विजिट कर रहे हैं, लेकिन ईरान, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं रहे। और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। और उसके बाद आपके यहाँ अगर 20% के आसपास शिया हैं और वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं और बलूचिस्तान एक इशू है, तो मुझे अब तक समझ में नहीं आया आप सऊदी अरेबिया से करके क्या आए, डील की क्यों। लेकिन मुझे इससे पहले एक चीज और समझ में आई कि ईरान पाकिस्तान की लड़ाई में उससे पहले आपने एक गलती और कर रखी थी, और वो ये थी कि सऊदी अरेबिया जब यमन के अंदर लड़ने पहुंचा तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजने से मना कर दिया था, और इसलिए आपके और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस खराब हो गए थे। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये देखिए कि जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी तो इंडिया ने एक छोटा सा गेम खेला था कश्मीर मामले में, और इंडिया ने ऐसा प्रिटेंड किया था कि इंडिया अरेबियन कंट्रीज से अपने लिंक बढ़ा रहा है, और ऐसा बढ़ाए भी, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें एक छोटी सी डेवलपमेंट और थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से पाकिस्तान फंसा। वो मामला क्या था? वो सिंपल मामला था, हमारे आर्मी चीफ का गल्फ कंट्रीज में विजिट हुआ, और पाकिस्तान ने हमारे आर्मी चीफ का गल्फ कंट्रीज में विजिट का वो इस तरीके से देखा कि इंडिया, पाकिस्तान जो वहां की रॉयल फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने का एक ठेका लेके बैठा हुआ है, कहीं वो सिक्योरिटी का जो पैक्ट है, सिक्योरिटी का जो टेंडर है, एग्रीमेंट है, वो इंडिया को ना मिल जाए। ऐसे में अगर इंडिया के पास वो एग्रीमेंट आ गया तो पाकिस्तान की गल्फ पॉलिटिक्स में जो भी प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आपकी कंट्री वाले जल्दी जल्दी भाग के सऊदी अरेबिया पहुंचे कि जी आप जो कहोगे वो हम करेंगे। लेकिन सर लोग तो ये भी कहते हैं कि जो मोदी जी अभी उससे मिलकर आए हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बड़ी जप्पियां शप्पियां डाली हैं, तो वो भी कान में बोलकर आए कि भाई कर क्या रहे हो, अटैक करो। इस चीज को तो देखिए, हमारे जो भी बोल रहा है ना वो राहुल गांधी। अब मैं उस आदमी को कंफ्यूज मानता हूं। वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि जी इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रुकवा सकते, तेल के टैंकर नहीं निकलवा सकते। अब वो एक अलग मैटर है, और रशिया, अमेरिका से पूछकर हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, और उन्हीं के चमचे ये कह रहे हैं जो अब अभी अभी आप बोल रहे हैं। वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और ठेंगा मेरे बाप का। यानी कॉइन उछालूंगा, अगर हेड्स आया तो मेरा, टेल्स आया तो भी मेरा, और अगर वो खड़ा हो गया, मतलब सिक्का अगर बिल्कुल खड़ा है तो वो भी मेरे बाप का है, वो भी। यानी मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। तो राहुल गांधी की ये स्ट्रेटेजी है इनके चमचों। और अगर मोदी ऐसे हैं कि वो जाते हैं और इजराइल वालों को कहते हैं हुश, और इजराइल वाले ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो मुझे उसके पीछे का दूसरा लॉजिक ये बताओ आरजू जी कि ईरान पर हमला करवा के इंडिया को मिलेगा क्या?
हम पाकिस्तान नहीं है जो अपने पीछे अपने पड़ोसी के घर में आग लगा के हाथ सेके और दुनिया से पैसे मांगते फिरे, $2 बिलियन लेकिन सर दे दो। ईरान के लिए कोई हम स्टेटमेंट भी तो नहीं आया ना, मोदी जी ने कोई कुछ फेवर भी तो नहीं किया ईरान को। भाई देखो, सीधी सी बात ये है, मरते हो मरो, हमें परेशान मत करो, साफ बात है, मेरे तेल के टैंकर निकाल दो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और रही बात इस चीज सर ये की तो कि बड़ी देखिए सेल्फिशनेस है ना कि कोई मर रहा है तो मरो, बस मेरे अरे ऑयल के टैंकर में तो। हम कम से कम अपनी फोर्सेस को सऊदी अरेबिया के पास खड़ी करके ईरान के ऊपर बम नहीं मरवाएंगे। हमारी फोर्सेस के ऊपर कोई एलिगेशन ये नहीं है। और देखिए, ये कहने की बात है कि हमने ईरान के साथ किसी भी तरीके का डायलॉग नहीं रखा, मर गए जिंदा रहे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ईरान एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। उसमें एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जो खामेनेई के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, एक पॉपुलेशन का हिस्सा वो भी है जो खामेनेई के फेवर में था। अब ऐसी सिचुएशन में जब पूरा का पूरा कंट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और हमारे को ये नहीं पता कि रेजीम चेंज होगी या नहीं होगी, नई गवर्नमेंट जो नए वो अमेरिकन फेवर में आएगी या फिर अभी खामेनेई ही चलेगा, हमें ये नहीं पता। तो हम फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ पाएंगे। हमारी तरफ से तुम्हारे घर का मामला है, निपट लो। अब रही बात इजराइल की, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री उनको यही कह के आए होंगे कि भाई शांति से काम लो। तो उन्होंने पूछा होगा कि आप कहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने ये कहा, बिल्कुल वो है ना जॉनी लीवर वाला, मैं तो आप ही की तरफ। तो अब वो कह के आ गए होंगे। अब उसने जो समझा वो समझा। अब लड़ रहे हो तो भाई लड़ो इस लड़ाई को। क्या अमेरिका टाल पाया? भाई इजराइल ईरान की लड़ाई को दुनिया में कौन टाल पाया, ये बताओ। मेरे हिसाब से एक भी कंट्री या एक इंसान का नाम आप नहीं ले सकते जो इजराइल और ईरान की लड़ाई को टाल सकता हो, क्योंकि दोनों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अगर इस लड़ाई को टालने की बात ईरान की तरफ से आई तो ईरान खत्म, खामेनेई रेजीम खत्म। और अगर इजराइल की तरफ से आई तो इजराइल की रेजीम खत्म। दोनों लड़ेंगे ही लड़ेंगे। रही बात अमेरिका, तो अमेरिका एक यहां पर इस पूरी लड़ाई में, ये बात समझ लीजिएगा, जिस तरीके से 1966 के अंदर, जो मुझे याद है, सुएज कैनाल क्राइसिस आया था, और उस सुएज कैनाल क्राइसिस के अंदर जिस तरीके से 56 में था शायद, सुएज क्राइसिस के अंदर जिस तरीके से ब्रिटेन फंस गया था इजराइल के उकसावे में, और अमेरिका ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद अमेरिका जो था वो सुपर पावर बनकर उभरा, और ब्रिटेन जो है वो पिट के ये प्रूव कर गया कि उसके वो कोई सुपर पावर नहीं है। आज अमेरिका की वही सिचुएशन आ चुकी। मजे की बात ये, आज रशिया और अमेरिका दोनों की ये सिचुएशन आ चुकी। रशिया की जो बुरी हालत यूक्रेन के अंदर हुई है, उससे साफ पता लग गया कि रशिया उतनी बड़ी सुपर पावर नहीं है जितनी हम सोचते थे। अगर अमेरिका भी यहाँ पर 2-3 साल टिका रहा और ये लड़ाई लड़ता रहा, तो भी ये समस्या आज समझ में आ जाएगी, ये बात समझ में आ जाएगी कि रशिया अमेरिका भी इतनी बड़ी सुपर पावर नहीं है जो हम सोचते थे। हवाबाजी चलती। तो दुनिया के अंदर उस टाइम पर दो नई सुपर पावर्स बनकर निकलेंगी, एक इंडिया और एक चाइना, और दुनिया मानेगी। ऐसे में जब पुरानी सुपर पावर मर रही होती है तो एक नई सुपर पावर जो उभरने का सपना देखती है, वो कम से कम ये चाहेगी, और उसमें अमेरिका भी दूध का धुला नहीं है। ईरान कश्मीर के अंदर इंडिया को अपोज करता रहा है। जब हमने 370 हटाई तो ईरान का बिहेवियर सबको पता है, बल्कि उस टाइम तो ईरान पाकिस्तान को बड़ा भला लग रहा था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे अमेरिका, तो अमेरिका के अभी भी ऑफिसर साफ कह रहे हैं। एक समिट के अंदर तो अमेरिका के जो ऑफिस कौन आए हुए थे, मैं याद नाम भूल गया, वो कह रहे थे कि हम चाइना वाली गलती इंडिया में नहीं करेंगे। तो जियो पॉलिटिक्स है। इस जियो पॉलिटिक्स में सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे ही सर, इसीलिए तो आप लोग चाबार पोर्ट पे भी तो काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ईरान ने कश्मीर पे आपका साथ नहीं दिया तो आप उससे बात ही नहीं करेंगे। आप बात भी कर रहे हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट भी समझ लीजिए,
इसका मतलब ये थोड़ा ना है भाई जियो पॉलिटिक्स है, उसका मतलब ये है कि भैया सीधी सी बात है, जहां तक आपकी मेरी बनेगी बनाएंगे, नहीं हाँ, बनेगी नहीं बनाएंगे। होना अब भी यही उन्हें चाहिए चाब सर। अब हाँ, उन्हें चाबहार पोर्ट के अंदर उनकी स्ट्रेटेजी पता थी, उनको चाबहार पोर्ट में हाँ, इंडिया की हेल्प चाहिए थी, तो इंडिया ने हेल्प कर दी। अब हमारे को हेल्प चाहिए थी कि चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान तक कुछ जारांज होते हुए अफगानिस्तान तक और सेंट्रल एशिया तक पहुंचे, हाँ, आप तो रास्ता देते नहीं। हमारे तो तजाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए जो तापी पाइपलाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो तक रास्ता नहीं दिया आपने। तो ईरान हमारे यहाँ तक गैस पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो रास्ता नहीं दिए, जबकि आपको तो फ्री में गैस मिलने वाली थी। और हम तो हैं ही ऐसे ना, हमें थोड़े सर हमारा क्या, हम तो ऐसे ही हैं। आप लोग क्या क्या कर लेंगे, हम ऐसे ही है, लेकिन आपके ईरान से तो आपका चल रहा है ना सिलसिला। हमारा आप ईरान से देखिए कहिए ये कि वो जियो हमको पॉलिटिकल, कहे। ईरान अगर कहेगा तो हो सकता है पाकिस्तान की अथॉरिटीज या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस तरफ सोचे, आपके कहने से तो नहीं मानेंगे। भाई हमारे कहने से तो माने, वो किसी के कहने से नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी बात ये, थोड़े दिन पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया था कि जो इनकी फोर्सेस थी, जो खामेनेई के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थी, वो कुछ फोर्सेस वगैरह सारी की सारी अब खामेनेई की डेथ के बाद उनके हाथ से निकल चुकी है। वो इंडिपेंडेंट मैनर में एक डेड मैन्स हैंड की तरह काम करती हुई नजर आई। हम्म। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर वो डेड मैन्स हैंड की तरह काम करती हुई नजर आएंगी, तो ऐसे में तो उनके ऊपर ना तो डिप्लोमेटिक प्रेशर चलेगा, ना और कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अब लड़ने पे सारे के सारे उतारू हैं, तो करो भाई। हमने अपनी कोशिश कर रखी है कि रशिया से मदद मांग ले। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप रशिया से मदद भी नहीं मांग सकते, क्योंकि अमेरिका के दोस्त हैं। अब हम तो, हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना तो किसी से हम दोस्ती रखते ना ही किसी से दुश्मनी। तो इसलिए हम एक न्यूट्रल मैनर में खड़े हुए हैं, और इस न्यूट्रल नहीं मैनर सर, में हमें भी परमिशन दे दी है अमेरिका ने कि हम भी रशिया से ऑयल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ले सकते हैं, वो चीज हमारी तरफ भी आ गई है। परमिशन और आपको चाहिए होती होगी आरजू जी, हम तो उस टाइम से सर उस आपको टाइम भी से परमिशन दी है, चेक करिएगा, आपको भी कहा है कि अब हाँ पहले मैं आपको एक रोक बात दिया गया था। बताओ, मैं किसी जगह से सामान लेके आया हुआ हूँ और लगातार ले रहा हूँ, 5 साल से ले रहा हूँ। पुराने जब कोई मुझे मना कर रहा था कि भाई नहीं लेगा, मैं तब भी ले रहा था। तो सर टैरिफ भी तब मैंने तभी नहीं कम हुआ मानी। था ना, जब आप लोगों ने रशियन ऑयल लेना कम कर दिया था, तो ट्रम्प ने फिर टैरिफ आपका जो है वो कम कर दिया था, ऐसा ऐसा सुना था मैंने। और मैंने ऐसा सुना था कि अमेरिका की कोर्ट ने ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी थी उसी को हाँ गलत वो बाद बता में दिया, हुई थी, इसलिए वो बाद में, हाँ वो बाद में हुई वो थी। ही बात हुई थी। और हमने सिर्फ ये कहा था कि ठीक है हम सोचेंगे। अब हमारे हाँ सोचने को वो पता नहीं क्या क्या ले जाए, पता नहीं। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल सर, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं फिर कोशिश करूंगी, आपको रिक्वेस्ट करूंगी ज्वाइन करने के लिए। अभी के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और डेफिनेटली बहुत कुछ जो है वो चीजें जो चल रही हैं समझने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर।